चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 2 जून 2025 और आज का जो प्रथम प्रश्न है वो ये है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी हमारा ऑनलाइन भी बैच चल रहा है बीपीएससी और दरोगा के लिए। तो अगर आपको उसमें ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर करके आप हमसे लिंक ले सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, ये जो बौद्धिक संपदा है इसका मतलब क्या होता है। बौद्धिक संपदा तो जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बौद्धिक संपदा का असल मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने अपने दिमाग से अपना खुद की कुछ क्रिएटिविटी आपकी रही है अपनी, जैसे आपने कोई गाना गाया हो, आपने कोई किताब लिखा हो, आपने कोई बुक लिखे हो, है ना, या इस तरह का कोई भी आपका खुद का अपना क्रिएट किया हुआ कोई चीज होता है। तो कहीं कोई उसको कॉपी ना कर ले। जैसे मान लिया आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत का, तो एम लक्ष्मीकांत जी ने अपने नॉलेज के तहत उनको बहुत ही अच्छे से उस किताब को उन्होंने लिखा है, और हम क्या करेंगे उनका पहला वाला कवर हटा करके अपना नाम हम डाल देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी चीज को बोला गया कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति का जिसने उसके क्रिएट किया है उसका ऑनरशिप होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे कर करके उस किताब या उस कंटेंट का हम लोग ऑनरशिप लेते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे कोई बुक्स होता हो, कोई भी बुक आप देखेंगे तो उसमें एक सी करके ऐसे दिया रहता है, ऐसे करके सी, और वहां पर कुछ टर्म्स कंडीशन या ऑनर का नाम वगैरह दिया रहता है, लेखक वगैरह का नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो यही चीज होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप इसी तरह से कोई दूसरा कोई आपका कॉपी करते रहेगा तो लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, है ना, हतोत्साहित हो जाएंगे, जिससे कंटेंट क्रिएट लोग नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, ऑनरशिप दिया जाता है। तो खैर आगे चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये उत्तराखंड में किया गया, है ना। ये कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। और इसका जो थीम था इस बार वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फील द बीट ऑफ आईपी। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको जारी करता है कौन, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करता है ना, जिसमें टॉप में कौन चल रहा है, यूएसए चल रहा है, और इंडिया का रैंकिंग इसमें 42 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा अंकुर पहल योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। अंकुर पहल की शुरुआत, ये जो शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने की है। और अंकुर का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो कह रहा है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। इसको याद कर लेंगे, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। असल में इसका जो काम है, इसका जो उद्देश्य है वो भविष्य में ऐसे शहरों का विकास करना चाहता है जहां पर एजुकेशन के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। और इसका जो लक्ष्य है क्या है, विकासशील भारत एट 2047, है ना, यानी शहरों को भविष्य शिक्षा के लिए तैयार करना। मतलब लाइब्रेरी वगैरह होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट के स्कूल व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लेबोरेटरी वगैरह ये सब होने चाहिए। तो यही इसका अंकुर पहल का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन है ना। तो इसका उत्तर होगा गोवा, है ना। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था पहला राज्य कौन था, तो मिजोरम था, है ना, पहला। ठीक है, और दूसरा भी कौन हो गया, तो गोवा। अब अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि यूनियन टेरिटरी में पहला कौन है, तो यूनियन टेरिटरी में पहला हो जाएगा लद्दाख। कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला यूनियन टेरिटरी में कौन हो जाएगा, पहला लद्दाख। और अगर सिर्फ सभी मिला करके यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला करके अगर बात किया जाएगा तो लद्दाख हो जाएगा तीसरे नंबर का। बात समझ में आ गया। चलिए, नहीं समझ में आएगा पॉज करके दोबारा चल देंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है कि कार्यात्मक साक्षरता होता क्या है। तो कार्यात्मक साक्षरता का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा लिटरेट व्यक्ति जो अपने जीवन का, दैनिक जीवन का काम सुचारू रूप से कर सकता हो, इजीली कर सकता हो। जैसे वो किसी रेलवे स्टेशन पर जा रहा है तो रेलवे स्टेशन का उसका नाम पढ़ लेता हो, और उसमें जैसे टाइम टेबल हो, ट्रेन कब आ रही कब जा रही है, इसका मतलब उसके पास आंकड़ों संख्या का भी जानकारी उसके पास होना चाहिए। हिसाब किताब करना वो जानता हो, नाप तोल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए।
तो कार्यात्मक मतलब एक ऐसा साक्षरता दर जो किसी इंसान के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी जो चीजें हैं उसकी समझ वो, उसकी जानकारी वो रखता हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग कार्यात्मक साक्षरता कहते हैं। और एक होता है केवल साक्षरता। केवल साक्षरता मतलब 7 साल से अधिक का वो व्यक्ति जो किसी भी बाह्य भाषाओं में, अनुसूची 8 में दिए गए किसी भी बाह्य भाषाओं में से किसी एक भाषा में केवल अपना नाम भी लिखना जानता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कार्यात्मक साक्षरता। और एक कंडीशन और ये है कि कार्यात्मक साक्षरता वैसे बोलते हैं जिसकी अब जो है जो लिटरेसी रेट वो 95% से ऊपर चली गई हो, है ना। ये दोनों बातों को याद रखेंगे, 95% से ऊपर। और दूसरा कि अपने दैनिक जीवन में जो उसको सुविधापूर्ण जो है सो साक्षरता नॉलेज होना चाहिए। भारत सरकार का क्या कब तक का लक्ष्य है? तो भारत सरकार का कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने का 2030 तक का लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने 2022 में उल्लास नाम की योजना की शुरुआत की थी, है ना। चलिए, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू दिवस हम लोग जानते हैं 31 मई को मनाया गया। और मई का हमने उसके पिछले वीडियो में मैंने मई के सारे डेज एंड डेट आपको याद करा दिए थे। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। क्या है? उज्जवल उत्पाद, काले इरादे और अपील का पर्दाफाश इसका थीम है ना। और आप जानते हैं कि बिहार, यूपी जैसे जो हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर गुटखा काफी प्रचलित है। और यहाँ पर समझिए कि व्यक्ति इतने ज्यादा आदी हैं इस चीज के कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपको मुंह पर थूक करके अगर कुछ आपको बताना चाह रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो बहुत ही कोई कीमती बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को आपको बताना की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो 10 रुपया खर्चा, वो जो बात आपको बोलने जा रहा है वो 10-15 रुपया खर्चा कर करके बात कर रहा है, क्योंकि वो गुटखा की कीमत 10-15 रुपया पड़ जाता है ना। तो ये हाल है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पीएम मोदी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये जो एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है बिहार में, है ना। 28 नहीं है ना, ये एयरपोर्ट कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है, तो असल में क्या है कि चलिए इस पर आगे बात नहीं करेंगे, राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे। राजनीति की तरफ जाना होगा किसी दिन तो अलग टॉपिक बनाएंगे। उसके बाद है तो ये इसलिए याद रखिएगा बिहार से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। जैसे अलग अलग जो एयरपोर्ट है उनका अलग अलग कुछ नाम दिया गया है ना, तो वो एयरपोर्ट का नाम भी आप याद कर लेंगे। चलिए, तो अगला जो है प्रश्न वो ये है कि हाल ही में चर्चा में है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, है ना। क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्योंकि एक है ना, ये जो असल में जो नर्स होते हैं, है ना, नर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। क्योंकि एक महिला थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है ना। याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है। तो इन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काफी योगदान दिया था, काफी सैक्रिफाइस किया, बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। तो इसलिए जो है सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहते हैं। और इन्हीं के याद में, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये किया गया है गोवा में। ठीक है, ये कहाँ किया गया है? गोवा में। देखिए ये जो दो वर्ड आप देख रहे हैं आचार्य चरक और सुश्रुत, तो ये दोनों क्या थे? ये जो वैद्य थे, डॉक्टर, चिकित्सक थे, है ना। क्या थे? चिकित्सक थे। एक तो ये पूछा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री से कभी कभी कुछ पर्सनालिटी का काम भी पूछ देता है। तो चरक और सुश्रुत क्या थे? तो ये वैद्य थे यानी चिकित्सक थे। और चरक जो थे वो कुषाण शासनकाल में यानी कुषाण के दरबारी चिकित्सक थे। और जो सुश्रुत हैं वो गुप्त वंश के दरबारी चिकित्सक थे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये प्रश्न पीछे में कई बार पूछा जा चुका है और काफी मशहूर रहे हैं ये लोग अपने चिकित्सा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये जो लेवेंडर महोत्सव जो है वो किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अंतिम। हाल ही में कहा रविंद्रनामा शुरू की गई है ना। तो ये जो है रविंद्रनामा जो है ये शुरू किया गया है बांग्लादेश में।
एक प्रश्न है आपसे कि एक व्यक्ति का नाम बताइए जिनके लिखे गए गीत दो देशों के नेशनल एंथम हैं। उम्मीद है कि आप बता देंगे, मगर फिर भी अपने कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका, है ना, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो अभी आपको कुछ दिन पहले बताया गया था, करंट अफेयर्स में आया था कि एशियाई एथलेटिक्स का खेल जो है वो चीन में हो रहा है और इसमें जो है वो भारत दूसरे नंबर पर आया है ना। तीसरे नंबर पर कौन आया है? जापान। और पहले नंबर पर आया है चीन। ठीक है, और सॉरी ये कहाँ हुआ था? तो ये साउथ कोरिया में हुआ है ना। ये कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। और कुल पदक के जो है भारत ने 24 जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 10 रजत है और 6 कांस्य है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि चीन प्रथम आया है और जापान तीसरा आया है। ठीक है, तो इसी के साथ शायद एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।